धप्पी किट, अब तुम्हारी बारी। ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगी हेलोइस। तुम्हें पता नहीं हेलोइस, तुम वेताल को हरा नहीं सकती। तुम अभी वेताल नहीं हो, पहले पकड़ो तो मुझे। तेज़ दौड़ो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा हेलोइस। अच्छा, देखते हैं तुम कितना तेज़ दौड़ते हो किट। हेलोइस, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, फिर तुम्हें गुलामी के लिए बेच दूँगा। तभी अचानक से, अरे ये क्या? किट को झाड़ी के पीछे एक परछाई दिखाई दी। बाबा मोज, मैंने आपको देखा नहीं, आप यहाँ पर हैं? बाबा मोज बोले, मैं सही समय पर हमेशा उपस्थित रहता हूँ। किट, और तुम क्या बोल रहे थे, अपनी बहन को बेचोगे गुलामी करने के लिए? ओह नहीं, वो तो खेलते समय का एक मजाक था, उसमें कोई असलियत नहीं है बाबा। बाबा मोज बोले, गुलामी कोई मजाक का विषय नहीं है, खासकर जवान बच्चों के साथ। यह एक दर्दनाक अपराध है। इस जंगल के वासियों ने यह बहुत देखा है। ठीक है, अब तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कई शताब्दी पहले लोगों कबीला गुलामी की वजह से ख़त्म हो ही गया था। यह उस समय की बात है जब 13वें विताल अपनी पत्नी जैनेट के साथ इंग्लैंड से अमेरिका की समुद्री यात्रा कर रहा था। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ली फॉक रचित विताल की आज की कॉमिक्स कहानी है मूनस्टोन कॉमिक संख्या नंबर 26, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी, मैन ऑन वार, जिसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है और कॉमिक्स का नाम रखा है 13वें विताल की जंग। कॉमिक्स लिखी है मिक ब्लॉग ने, चित्रांकन किया है ज्यू और सिल्वेस्टर जिलांगी ने, कलर किया है बॉब पेट्रोजा ने, संवाद लिखे हैं नेट पराइड ने और संपादन किया है जो जंडाइल ने। अब आगे। पूर्वी समुद्री किनारा फ्लोरिडा। आगे की कहानी 13वें विताल की ज़ुबानी। जैनेट मुझसे बोली, मेरी इच्छा है कि हमारी इस यात्रा का अंत न हो। पिछले कई सप्ताह से इस समुद्री यात्रा में मैंने भरपूर आनंद उठाया है मेरे जानू। तभी एक नाविक चलाया, कप्तान तूफान आ रहा है। मैं 13वां विताल जैनेट से बोला, तुम्हें लगता है शायद ये तूफान नया रोमांच लाएगा? जैनेट ने जवाब दिया, यह उस प्रकार का रोमांच नहीं होगा जैसा तुम शैतान दरिंदों को ठिकाने लगा कर लेते हो। मेरा एक साहसिक रोमांचक काम। तुम क्या कहना चाहती हो मेरी प्यारी श्रीमती वॉकर? जानू, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है। जैनेट, तुम कब तक मुझे इस प्रकार के नए कपड़ों में देखते रहने की उम्मीद करती हो? जैनेट ने जवाब दिया, बस इतना समय, जितने समय मैं अपने घर को बनाने के लिए ज़रूरी सामानों को इकट्ठा न कर लूँ। हमारा घर बंगाला में सुंदर दिखना चाहिए। मैंने बोला, और बस इतना ही? जब हम बंगाला अपने घर पहुँचेंगे तो उसे कैसे सुंदर बनाने की योजना बना रखी है, बताओ। मुझसे जैनेट बोली, ठीक है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम एक गुफा में रहते हैं। मस्तूल पर चढ़े एक नाविक ने चिल्लाया, आगे जहाज है। जैनेट ने भी उसे सुना और बोली, शायद कप्तान को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। कप्तान बोला, सभी यात्रियों को डेक के नीचे करो और जहाज को उनके जहाज के पास बराबरी पर लाओ। मैं ये सब देखकर जैनेट से बोला, मुझे निश्चित लगता है कि हम घर देर से पहुंचेंगे। कप्तान, हमें सावधान रहना चाहिए। यह जगह जिसे शैतानी त्रिकोण कहते हैं, पुराने नाविक बताते हैं, यह रहस्यमय भूतहा जगह है। यहाँ समुद्र में कई जहाज खो गए हैं। कप्तान बोला, मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं। मुझे इस बात से आश्चर्य है कि यहाँ यह झंडा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लहरा रहा है। ये वो जहाज है जो हिंद महासागर से बाहर नहीं तैरते हैं, और ये झंडा इस जहाज पर फहरा रहा है, वो भी कैरिबियन समुद्र में। कप्तान, हो सकता है यह रहस्यमय भूतहा जहाज है। यह एक चाल है। जानू, क्या हो रहा है? मैंने बोला, जैनेट, यहाँ अंदर इस और आओ, मेरा यहाँ इंतज़ार करना, इन रस्सियों के पीछे छिप जाओ। जैनेट बोली, मुझे लगता है आपको आपके पसंद का रोमांचक साहसिक काम मिल गया है। मैंने जवाब दिया, यहीं रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं।
लड़कों कमाल कर दिया, बेचारों को मौका ही नहीं मिला। देखो कि सब मारे गए हैं और इस जगह को साफ करो, इन्हें मछलियों को डाल दो, इनका भोजन बना दो। एक जलदस्यु बोला, आए देखे क्या खजाना छुपा रखा है जो हमारे दिल को लुभाएगा। दूसरा जलदस्यु बोला, मुझे हमेशा से इस प्रकार की अंग्रेज टोपी की चाहत रही थी जो आज पूरी हो गई है। जलदस्युओं का सरदार वन आई, और तुम लड़कों ने मेरे परदादाओं के आविष्कार को देखा? जल्दी करो, सारा दिन यहीं नहीं लगना है। लड़कों जल्दी करो, सारा सामान जहाज़ के डेक पर लाओ, हमारे पास बहुत जगह है इन बहुमूल्य कीमती सामानों के लिए। तुमने कप्तान को सुना? जल्दी डेक पे लाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियों से मेरे दांतों के बीच फंसा खाना निकालूं। जल्दी करो कामचोरों। तुम गुलाम बेकार से, तुम सभी गुलाम, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। इन्हें जंजीरों से बांध दो ताकि हमारे काम में बाधा न डालें। मैं यह सब देख और सुन रहा था। यह तो लोगों कबीले का राजकुमार कालिंबी है। तभी एक जलदस्यु आया, चलो देखते हैं यहाँ क्या खजाना रखा है इस तैरती तिजोरी में। यह अंधेरा कैसे हो गया? मेरे दोस्त ठीक हो क्या? सारा खजाना खुद ले लोगे? हमें तो देखने दो। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो रोशनी में उसका साथी दिखा जिसके जबड़े पर खोपड़ी का निशान था, और चिल्लाया, कप्तान कोई यहाँ पर है। वन आई कप्तान चिल्लाया, सभी नीचे जाओ, वहाँ जाकर देखो क्या हो रहा है, ढूंढो उस चूहे को नीचे। कप्तान यहाँ कोई नहीं है। किसने दरवाज़ा बंद किया? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कौन है यहाँ? साथियों, शैतानी आत्मा है, यह हमारे आसपास है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। खोलो दरवाज़ा, खोलो खोलो दरवाज़ा, खोलो खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा, खोलो खोलो दरवाज़ा, खोलो। यहाँ क्या हुआ? खोपड़ी का निशान। यहाँ शैतानी आत्मा है। जल्दी से यहाँ से निकलो, उससे पहले कि यह शैतान हमें मार डाले। उस शैतानी आत्मा ने शिकार करना शुरू कर दिया है कप्तान। यह भुताहा जगह है, कुछ और बुरा हो इससे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम बोल रहे हो ये भुताहा रहस्यमयी जगह है? वो शैतान हमारे साथियों को मार कर उनके जबड़े पर खोपड़ी का निशान लगा रहा है। कप्तान का वफादार साथी बिग बॉडी कुछ फुसफुसाया। कप्तान ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, हम भी तो इस कीमती सामान को लेने का जोखिम उठाने इतनी दूर आए हैं। तैयारी करो, हमारे पास 2 अच्छे दिन हैं यहाँ इस समुद्र में तैरने के लिए। साथियों, एक बहुमूल्य खजाना हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिर देर किस बात की है? किसको इनाम चाहिए? चलो जल्दी करो। और मैं तुम गुलामों से छुटकारा पाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। राजकुमार कालिंबी बोला, और हम तुमसे छुटकारा चाहते हैं। तुम बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। वो देखो प्रेत। राजकुमार कालिंबी ने सभी को बोला, यह प्रेत नहीं है, यह तो चलता फिरता प्रेत है। यहाँ इस रहस्यमयी भुताहा जगह पर हमें बचाने आया है। कहाँ है बाकी लोग? जलदस्यु ने पूछा। कालिंबी ने जवाब दिया, चलता फिरता प्रेत ले गया उनका न्याय करने। समझ आया? कप्तान भी यही चाहता है। तुम कहना चाहते हो प्रेत? मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो। खजाने के साथ हम जल्द ही किनारे पर होंगे। यह कैसी आवाज़ थी? यह भुताहा जगह है, हम सब मारे जाएंगे। डरपोक कायर, ढूंढो उस आदमी को जो डर कर चिल्लाया और मेरे पास लाओ, मैं उसकी हड्डियों से खाल निकाल दूंगा। ठीक है श्रीमान।
मुझे देखते ही अच्छे से अच्छे आदमी की घिग्गी बंद हो जाती है। फिर वो इतना डर जाता है कि भागने लगता है, अपनी जान बचाने के लिए या जान देने के लिए। डरपोक कायर भाग गया। कालिंबी बोला, चलता फिरता प्रेत ताकतवर आदमी को भी कायर बना देता है। गुलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने जवाब दिया, असली कायर तो तुम हो जो एक जंजीर से बंधे हुए को मार रहे हो। मेरी आवाज़ सुन वो पीछे घुमा। किसी आज़ाद आदमी को मारना इतना आसान नहीं होता है, ठीक कहा ना मैंने? बिग बॉडी बोला, तुम जो भी हो बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। मैंने जवाब दिया, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जो कभी मरता नहीं, अमर हूँ मैं। बिग बॉडी मुझ पर हमला करता है। मैंने बिग बॉडी को बोला, शायद तुम ठीक से समझ नहीं पाए हो, तुम्हें ठीक से इस पार्ट को समझाना होगा। तभी जेनेट भी हमारे बीच पहुंच गई। रस्सी के सहारे झूलते हुए वह वहां पहुंची जहां मैंने बिग बॉडी के गले से चाबी का गुच्छा तलवार से काटकर गिरा दिया था, और जेनेट ने चाबियों का गुच्छा उठा लिया। सभी गुलामों को आज़ाद करने लगी। मैंने बिग बॉडी को बोला, चलो कुछ मज़े करते हैं, कुछ और तुम्हारे गले से काटते हैं, मज़ा आएगा। बिग बॉडी गुस्से से तिलमिला गया, जिसे कच्चा खा जाएगा। आखिरकार उसके सामने अपने समय का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, जिसने 2 बार उसके गले की मोटी चेन काट दी थी। आखिरकार एक जोरदार मुक्का उसने मुझे मारा। बिग बॉडी ताकतवर है, मुझे समझ आ गया। मुझे संभलता देख बिग बॉडी बोला, बहुत ज़्यादा बोलते हो नकाबपोश छोटे आदमी। और बिग बॉडी मुझ पर कूद पड़ा। मैंने बोला, मुझे नकाबपोश छोटा आदमी मत बोलो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। बिग बॉडी धाराशायी हो गया। लगता है तुम्हारे जबड़े पर खोपड़ी का निशान तुम्हें इस पाठ की सबक याद दिलाता रहेगा। वन आई बोला, मुझे तुम्हारे पाठ की सबक से कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें समुद्र में तैरते हुए देखना चाहता हूँ, मज़ा आएगा। तभी कालिंबी बोला, चलता फिरता प्रेत दुष्ट आदमी को भी डरा देता है। वन आई बोला, जहाज से कूदो, नहीं तो ये औरत सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। मैंने वन आई को बोला, यदि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम न केवल सुबह देखने के लिए जीवित रहोगे, बल्कि यहाँ पर हर समय हर घड़ी नरक की भीषण आग में बिताओगे। वन आई ने मुझ पर पिस्तौल तानते हुए बोला, यह अज्ञानी जंगल के वासी गुलाम तुम्हें किसी प्रकार का महान प्रेत मान रहे हैं, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम सिर्फ एक जामुनी पोशाक में एक आदमी हो। अब तुम चलो कूदो समुद्र में, पूरी रात मैं ये खेल नहीं खेलूँगा। लोगों कबीले का राजकुमार कालिंबी आज़ाद हो चुका था। बोला, तुम्हें पता नहीं वेताल पर पिस्तौल नहीं तानते हैं। कालिंबी ने वन नाई को अपनी ओर खींचा। तभी वन नाई कालिंबी से छूटते ही मुझ पर लपका। मैंने बोला, लगता है तुम्हें कुछ और तरीका पसंद आएगा। वन नाई पिस्तौल फेंकते हुए बोला, प्रेत मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने बोला, तुम कोशिश कर चुके हो और हार गए हो। वन नाई बोला, मैं कभी हारता नहीं, तो इस बार जरूर हारोगे। मैंने तो सिर्फ बोला था और तुमने तो करके दिखा दिया, वो भी हार कर। कालिंबी मुझसे बोला, इस समुद्र में बहुत दूर आए हो पूर्वांचल के रक्षक, हम लोगों को बचाने, इस गुलामी से आज़ाद कराने। मैंने बोला, तुम्हारा नाम कालिंबी है, तुम्हारे पिता मुखिया हैं। राजकुमार बोला, हाँ वेताल। जेनेट मुझसे लिपटते ही बोली, अब क्या होगा मेरा जानू, हम इन सब को जहाँ हम जा रहे हैं लेकर नहीं जा सकते हैं। मैंने जेनेट से बोला, बिल्कुल, ये लोगों कबीले के जवान अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, पहुंचने में समय लगेगा। कालिंबी, क्या तुम लोग इस जहाज़ को चला सकते हो? कालिंबी ने जवाब दिया, हाँ चलता फिरता प्रेत,
मैंने बोला तो ठीक है, इन दोनों जहाज़ को वापस मोड़ो, हम सुरक्षित इन्हें तैराते हुए आराम से घर पहुंच जाएंगे। मुझे माफ़ करना जेनेट, हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं। जेनेट बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर मेरा घर है, हम फिर कभी अमेरिका आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये कॉमिक्स पसंद आई होगी। जब मैं 14वें विदाल की कॉमिक्स एडिट कर रहा था तब मुझे ये कॉमिक्स मिली जो 13वें विदाल पर आधारित थी। मैंने पहले इस पर काम किया, कॉमिक्स के हर पेज, हर पैनल पर एडिटिंग करी। डायलॉग बबल हटाना बहुत मुश्किल काम था, फिर कहानी लिखना ज़्यादा समय लग गया। आप लोगों की बेसब्री का मुझे पता है। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक रहस्यमय मेरे पूर्वज 14वें विताल की कॉमिक्स कहानी में। तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।